हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब बच्चों। आज आपको बताना था मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में। अनअकैडमी ने अब आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है सीए अश्योर्ड प्लान। जो सीए अश्योर्ड प्लान इज कि आप अगर हमारे साथ फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हो या इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लेते हो, हम आप पूरी मेहनत करेंगे कि आप इसी बार में क्लियर हो जाओ एक ही अटेम्प्ट में। इन केस अगर आप एक अटेम्प्ट में नहीं भी क्लियर हो पाते तो हम आपको 4 महीने तक का बोनस सब्सक्रिप्शन देने के लिए रेडी हैं आपके उसी 1 ईयर के प्राइस पर। बट ये ऑफर आपके लिए सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक अवेलेबल है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज के साथ चाहिए, गुप्ता जी की किताब के साथ चाहिए, तो आज ही CSG कोड इस्तेमाल करें। CSG है तो वो मुमकिन है। अब याद रखिएगा सर, आज का लेक्चर आपका रिकॉर्डेड चल रहा है, ध्यान से रखिएगा। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं जिससे आप बहुत अच्छे से इसको देख सकें। एंजॉय द लेक्चर ऑफ एजेंसी, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज वॉच इट केयरफुली। और ड्राइव पर नोट्स अवेलेबल होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बेलमेंट सर। ठीक है सर, बेलमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बेलमेंट का मतलब क्या होता है? बेलमेंट का मतलब होता है गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर करना। जब एक आदमी अपने सामान का पोजेशन दूसरे आदमी को दे देता है उसको बोलते हैं बेलमेंट। मतलब जैसे अगर कालरा सर को मैंने अपनी गाड़ी दे दी कि सर आप मेरी गाड़ी को कुछ दिन के लिए यूज करो या मेरी गाड़ी को आप टेक केयर करो जब तक कि मैं इंडिया के बाहर मैं रशिया घूम के आता हूं, आप मेरी गाड़ी का ध्यान रखना। या मैंने कालरा सर को अपनी गाड़ी दे दी किस पर्पस के लिए कि सर ये गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, आप इसको उबर की तरह चला के ठिकाने लगा दो या डिस्पोज ऑफ कर दो या कूड़ादान में डाल दो, तो उसको बोलते हैं बेलमेंट। तो बेलमेंट का मतलब क्या है? बेलमेंट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन between the baler to the bailey to accomplish any task which may or may not be for a consideration। जो कंसिडरेशन के लिए या कंसिडरेशन के बिना भी हो सकता है। ये बात समझने वाली है कि बेलमेंट में कंसिडरेशन भी हो सकता है और कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता। डरने की बात नहीं है, मैं जिंदा हूं। ठीक है, मतलब जो बेलमेंट फ्री होता है विदाउट कंसिडरेशन उसको बोलते हैं ग्रेचुटस। ग्रेचुटस मतलब फ्री में। और जो नॉन ग्रेचुटस होता है वो होता है विदाउट कंसिडरेशन, सॉरी विथ कंसिडरेशन। नॉन ग्रेचुटस में विथ और ग्रेचुटस मतलब फ्री। ग्रेटिट्यूड मींस आउट ऑफ फ्री, मतलब अपनी खुशी से। नॉन ग्रेचुटस मतलब बिना खुशी के। ठीक है, खुशी ले जाएंगे। स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर 40 करोड़। ठीक है, बेलर वो आदमी है जो देता है। मैं हमेशा बोलता हूं लॉ में देने वाले के प्रोनाउंसिएशन में रर आता है और लेने वाले के प्रोनाउंसिएशन में री आता है। तो बेलर है देने वाला, पर्सन ट्रांसफरिंग द पोजेशन, और बेली है लेने वाला, द रिसीवर ऑफ गुड्स। नेगो भी आज होगा, टेंशन नहीं है। अरे भाई मैंने क्या बोला, अभी मेरे को यूनिट 7, 8, 9 करा लेने दो, उसके बाद मैं आपके लिए साथ बैठ के यूनिट 1 से लेके 6 तक के आपके जो डाउट है वो भी डील कर दूंगा। बट पहले 7, 8, 9 पढ़ा तो लेने दो मेरे भाई। पहले जल्दी जल्दी ये वाला कंप्लीट करते हैं, फिर वो भी डाउट ले लूंगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट? बहुत आराम से पूछा जा सकता है। तो याद रखना बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट सिर्फ 5 होते हैं। ठीक है, क्या? पहला, जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने पहला बोला उसमें कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो बेलमेंट क्या है? बेलमेंट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वेदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। बेलमेंट में क्या होता है सर? बेलमेंट में होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, डिलीवरी एक बहुत ही की एलिमेंट है। जब तक आप अपना सामान दूसरे के पास दे नहीं देते तब तक बेलमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो बेलमेंट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब एक आदमी अपना सामान दूसरे के पास दे देता है, और ये डिलीवरी 2 ही तरीके की होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। सिंबॉलिक नहीं होती, सिंबॉलिक नहीं होती। मैं लिख के काटता हूं हमेशा ये समझाने के लिए, क्योंकि जब आप अपना सामान दूसरे के पास देते हो वही तो सबसे बड़ा सिंबल है कि आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहे हो। तो बेलमेंट में एक्चुअली में डिलीवर होना चाहिए या कंस्ट्रक्टिव होती है। और बेलमेंट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, क्योंकि इनमूवेबल प्रॉपर्टी को आप दूसरे को दोगे कैसे? इनमूवेबल प्रॉपर्टी आप दूसरों को दोगे कैसे? हाउ विल यू ट्रांसफर इट टू समवन एल्स? कल का सेशन आपने हटा दिया बेटा, तुम पागल आगल हो गए हो क्या? इसी चैनल के लाइव वाले सेक्शन में देखो कैसा तुम बोल रहे हो कल का सेशन मैंने हटा दिया। उस पर 20,000 के आसपास व्यूज है, हम काहे के लिए सेशन हटा देंगे? हमको क्या माता उता आई है? कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो। लगता है आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किए हो तुम टेंशन के मारे। हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम खाना भी खिलाते हैं। यस, लंच इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद द सेशन।
खाना भी खिलाया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आया सर पर्पस। बेलमेंट ना एक पर्टिकुलर पर्पस से किया जाता है। अब वो पर्पस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, लेकिन वो तीन में से एक होगा, या तो कोई काम के यूज के लिए, या किसी चीज की टेक केयर करने के लिए, ठीक है, या तो यूज के लिए या तो टेक केयर के लिए, या फिर वो क्या चीज के लिए होगा सर, एकदम इंपॉर्टेंट क्या चीज के लिए होगा, या तो यूज के लिए होगा या तो टेक केयर। सब लोग वीडियो लाइक कर दो भैया फटाफट। या तो यूज के लिए होगा, ठीक है, या तो यूज के लिए होगा, या तो टेक केयर के लिए होगा, या डिस्पोज ऑफ करने के लिए होगा। डिस्पोज ऑफ मतलब कूड़ादान में डालने के लिए, ठीक है, कूड़ादान में डालने के लिए। जैसे सुबह सुबह जब वो बजता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो भैया अंदर से एक आदमी निकल के घर के बाहर कचरा देता है ना, तो वो भी बेलमेंट होता है। इवन दैट इज ऑल्सो बेलमेंट, कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल भी बेलमेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सामान आदमी बाहर वाले को दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप गाड़ी की कीज दूसरे को देते हो वो भी बेलमेंट होती है, ठीक है, वो भी बेलमेंट होती है। गाड़ी की कीज दूसरे को देते हो कि भैया आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर ले जाके। आईसीआई का मटेरियल साफ साफ बोलता है कि सिंबॉलिक डिलीवरी इज नॉट कवर्ड अंडर बेलमेंट। सिर्फ दो तरह का बेलमेंट होता है डिलीवरी में, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। हाँ, जो वनडे करा है वही तो प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अब पोजेशन इज ट्रांसफर्ड बट ओनरशिप इज रिटेन्ड। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है बेलमेंट में, लेकिन ओनरशिप अपने पास ही रहती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पर्पस खत्म हो जाता है तो बेली को सामान रिटर्न करना पड़ता है। तो सर आपके टोटल कितने हुए सर? एक हुआ कॉन्ट्रैक्ट, एक हुआ डिलीवरी, एक हुआ पर्पस, एक हुआ पोजेशन, एक हुआ पर्पस, एक हुआ पोजेशन, एक हुआ रिटर्न, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं सीडी पेपर। क्या बोलते हैं? सीडी पेपर, ठीक है। तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट? सीडी पेपर। सी से कॉन्ट्रैक्ट, डी से डिलीवरी, सारे लोग बोलेंगे एक साथ, सी से कॉन्ट्रैक्ट, डी से डिलीवरी, सी से कॉन्ट्रैक्ट, डी से डिलीवरी, पी से पोजेशन, पी से पर्पस, आर से रिटर्न। सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, डी फॉर डिलीवरी, पी से पर्पस, पी से पोजेशन और आर से रिटर्न ऑफ गुड्स। तो ये पांच चीजें याद रखना बेटा। हिमांशु की सिंबॉलिक हुआ, लेकिन आईसीआई उसको बेलमेंट में सिंबॉलिक डिलीवरी को कंसीडर नहीं करता। वो बोलता है वहां पर वो भी कंस्ट्रक्टिव ही है, पर वो होता सिंबॉलिक ही है। मैं भी बोल रहा हूं सिंबॉलिक ही होता है, बट उन्होंने सिंबॉलिक डाला नहीं है बेलमेंट में। उन्होंने बोला सिर्फ एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव होता है। डिस्पोज ऑफ में कैसे रिटर्न होगा? अरे डिस्पोज ऑफ में तुम्हारा पर्पस है उसको कूड़ादान में डालना, तो वहां पर रिटर्न अलाउड नहीं है। पर्पस भी तो देखो, बैंक का जो लॉकर होता है ना, बैंक में जो लॉकर होता है वो भी बेलमेंट है, वहां पर यूज करने के लिए दिया गया है बेलर द्वारा। बैंक बेलर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको दिया है, ठीक है। ओके, कोई जरूरत नहीं है नोट्स वोट्स लिखने की, ये सब आपको दे दिए जाएंगे। क्लास जैसे ही खत्म होगा आपके टेलीग्राम में डाल दूंगा। अच्छा सर, अब बेलमेंट कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब कुछ बेलमेंट ऐसी होती है जो बेलर के बेनिफिट के लिए होती है, ठीक है, कुछ बेलर के बेनिफिट के लिए होती है, ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ बेलर का बेनिफिट होगा और किसी का बेनिफिट नहीं होगा। जैसे मैं अपना डॉग कालरा सर को देके जाता हूं, सर कुछ दिन के लिए इसका ध्यान रख लेना। कालरा सर कोई पैसा नहीं लेते, वो हो गया बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर ओनली, ठीक है। फिर कुछ ऐसी होती हैं जो बेली के बेनिफिट के लिए होती हैं, ठीक है। कालरा सर ने मेरी बाइक ले ली, बोलते हैं कि सर वो जो बुलेट है वो मैंने ही तो दी है कालरा सर को। कालरा सर ने मेरी बाइक ले ली, बोलते हैं सर मैं आपकी बाइक इस्तेमाल करूंगा कुछ दिन के लिए, वो हो गया फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, वो हो गया फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, जो बेली के बेनिफिट के लिए हुआ। बेटा रिफ्रेश करो खुश अग्रवाल। इफ आई हैंडेड ओवर माई इंस्टा टू समवन विल इट कम अंडर बेलमेंट? यस बेटा, बट डू यू थिंक योर इंस्टाग्राम इज अ गुड्स? बेलमेंट इज ओनली फॉर गुड्स, सो इट इज नॉट बेलमेंट। नेक्स्ट, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ, जो दोनों के लिए होता है, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट जो होता है ना, उसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम आइनॉक्स में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। जब हम आइनॉक्स में जाके अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो उसमें मेरा बेनिफिट क्या है कि भैया मेरी गाड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी। आइनॉक्स वाले का बेनिफिट क्या है? उसको 20 रुपया घंटा मिल रहा है, तो इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, ठीक है। अच्छा, एक रिवॉर्ड के बेसिस पर दो तरह का बेलमेंट होता है। एक होता है ग्रेचुटस, मैंने पहले ही बोला ग्रेचुटस मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब ये होता है सर फ्री, ये होता है फ्री।
फिर एक होता है नॉन ग्रेचुटस। नॉन ग्रेचुटस मतलब जो एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए हुआ है, ठीक है, मतलब दिस इज पेड, दिस इज नॉट फ्री, दिस इज पेड, मतलब इसमें ना पैसे गए हैं, पैसे, ठीक है, इसमें पैसे गए हैं, पैसे। आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, यहां पर ध्यान रखना कि जब कोई बेलमेंट फ्री होता है ना, बच्चे बोलते हैं फ्री कैसे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। आप सेक्शन नंबर 25 आपने कल के मैराथन में जरूर देखा होगा, यूनिट नंबर 2 में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। बेलमेंट उन्हीं में से है, ये विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। नेक्स्ट, अच्छा सर, अब ड्यूटीज ऑफ बेलर में आते हैं। ये मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जैसे लास्ट टाइम एक आईसीआई का क्वेश्चन आया था ना कि व्हाट आर द राइट्स, ऐसा पूछा था ना, राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, और एक और वो था अगेंस्ट को श्योरिटी। मेरे को लगता है इस बार शायद ड्यूटीज ऑफ द बेलर पूछेंगे, मेरे को लगता है इस बार शायद ड्यूटीज ऑफ द बेलर पूछेंगे, जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है। तो एक है ग्रेचुटस बेलमेंट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट। अब इसमें समझना बात को, सर अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है, ठीक है, अगर मेरे को पता है कि मेरे सामान में क्या फॉल्ट है एज अ बेलर, तो मेरा काम है सामने वाले को डिस्क्लोज करना। मतलब ग्रेचुटस में तभी बताना है जब पता है। मतलब अगर मैं प्रूफ कर दूं कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे सामान में कोई खराबी है, ठीक है, मेरे को पता ही नहीं था, तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है, मैं बच जाऊंगा। अगर मेरे को पता था तो मैं लायबल हूंगा, जितना भी नुकसान बेली को हुआ है उससे। नॉन ग्रेचुटस के केस में क्योंकि ये पेड है, बहुत ही कट्टर कंडीशन रखी गई है कि मेरे को पता हो चाहे ना पता हो, अगर मेरे गुड्स में कोई फॉल्ट निकला, ठीक है, अगर कोई भी फॉल्ट निकला, वेदर नो नॉट नॉट, मेरे को सामने वाले को कंपेंसेट करना पड़ेगा। मतलब ग्रेचुटस में पता है तो लायबल, नॉन ग्रेचुटस में पता हो चाहे ना पता हो लायबल, ठीक है। क्या बोला, सब लोग साथ में बोलेंगे, ग्रेचुटस में पता है तो लायबल, नॉन ग्रेचुटस में पता हो चाहे ना पता हो लायबल। इज इट क्लियर? यार लूसीफर ग्रोथ मैं अब तुमको ब्लॉक कर दूंगा अगर एक बार तुमने और अकाउंट्स के बारे में बात की तो, मैं बता दे रहा हूं, सीधा तुमको ब्लॉक कर दूंगा। अब तुमको मैं कल से देख रहा हूं, तुम अकाउंट्स के पीछे लगे हो। अबे भाई अकाउंट्स में अगर तू पास भी हो गया, लॉ में फेल हो गया, तो क्या करेगा, नाचेगा? फिर पढ़ लेना चुपचाप, है नहीं तो। अच्छा कोई लैग वैग नहीं है, लपड़ मार दूंगा मैं। अच्छा अब आया ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब नेसेसरी एक्सपेंसेस में एक बात समझना, अगर ग्रेचुटस है तो फ्री किया था मैंने तो कोई पैसे लिए नहीं थे। अब अगर मैं अपना डॉग कालरा सर के पास छोड़ के गया, सर फ्री में रखना है, तो एटलीस्ट मेरा कर्तव्य बनता है ना कि मैं डॉग के खाने का पैसा, ठीक है, डॉग के खाने का पैसा, उसका दवा का पैसा, इतना तो कालरा सर को दूं। कॉमन सेंस है ना। और अगर मान लो मेरा डॉग बीमार हो गया, कालरा सर के पास रहते, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए, उनका उसमें 15-20 हजार रुपए खर्चा हुआ, तो ये तो मेरा कर्तव्य बनता है ना उनको देना। तो ग्रेचुटस क्योंकि फ्री होता है, ऑल एक्सपेंसेस हैव टू गिव टू बेली, मेरे को सारे एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉन ग्रेचुटस होता है वो तो पेड है। तो नॉर्मली अगर मैं अपना डॉग एक क्रच में रखूं, जो कुत्ते रखने की जगह होती है, तो उनको तो मैं 800 रुपया एक दिन का दे रहा हूं, जैसे जब कुकी जाती है 800 रुपया एक दिन का लगता है, तो उसमें तो खाना पीना सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो प्राइस में इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो गया, जैसे मान लो कुकी बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, वो खर्चा हो गया, तो वो मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ड्यूटी हो गया डिस्क्लोज फॉल्ट, दूसरा हो गया नेसेसरी एक्सपेंसेस। एक हो गया फॉल्ट, एक हो गया नेसेसरी एक्सपेंसेस। यहां तक क्लियर है सर? चलो संयम जैन को, ये बहुत बड़े बिलियनर हैं तो इनको ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। अरे अर्नब तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम्हारी किस्मत खराब है, छोड़ दो उसको, चलो बाकी सबका चल रहा है। अबे यार ये देखो, एकदम बेवड़ा आदमी है, रोज आते हैं, रोज दिमाग खराब करता है।
क्या नहीं चल रहा है? हैं? खुल तो रहा है? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, किस्मत खराब है, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। और भैया ये जब लेक्चर खत्म हो यार तो सब लोग कमेंट कर दिया करो यार, तुम तो कमेंट नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत से आदमी पढ़ा रहा है। आओ, पूरा पूरा दिन पढ़ा रहा तुमको, ऐसा थोड़ी ना कि बोल दिया बस 7 घंटा में सिलेबस खत्म, जाओ। आयो सर, लेट आए हो तो स्टार्टिंग से देखो। भाई सुनो, आप लोगों को शायद एक बात समझ में नहीं आ रही, गुडविल मूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है, गुडविल गुड्स का मतलब सॉरी, बेलमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, बेलमेंट गुड्स का होता है। सर्विसेज का बेलमेंट नहीं हो सकता, आप किसी की सर्विस को प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते, ठीक है। गुड्स में टैंजेबल इनटैंजेबल सब आते हैं, ठीक है। तो आप ये जो व्यक्तिगत फालतू के डाउट पूछे चले जा रहे हो, उससे अच्छा मेरा देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बोल रहा गुडविल इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, गजब, तो बेच के कैसे चले जाते हो फिर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ड्यूटी टू कंपेंसेट इन इवेंट ऑफ एनी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन बाय द बेलर इफ एनी डैमेज इज इंकर्ड टू द बेली ड्यू टू प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। ये क्या है सर? प्रीमेच्योर टर्मिनेशन का मतलब क्या है? मैंने 4 महीना के लिए एक सामान दिया था, बेलमेंट की थी, मैं 2 महीना में बेलमेंट कैंसिल कर रहा हूं, मैं मतलब कौन? बेलर। तो मेरे बेलमेंट कैंसिल करने की वजह से जितना भी डैमेज इंकर हुआ है बेली को, वो सब मेरे को कंपेंसेट करना पड़ेगा फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। फॉर किस तरह का टर्मिनेशन? प्री मैच्योर टर्मिनेशन, ठीक है। कौन सा पेमेंट? प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन, प्री मैच्योर टर्मिनेशन मतलब जो समय के पहले खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बेलमेंट को समय के पहले कैंसिल कर रहा हूं तो एज अ बेलर मेरे को सामने वाले को कंपेंसेट करना है, ठीक है। समय से पहले अगर कैंसिल कर रहा हूं तो फिर से एक बार रिवीजन, पहला वाला क्या था? फॉल्ट, दूसरा वाला क्या था? एक्सपेंस, तीसरा वाला हुआ टर्मिनेशन, FET हुआ, फैक्ट। अब आगे देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बेली, सर मेरी बेली की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला, अगर मेरा डिफेक्टिव टाइटल है, उसकी वजह से उसको कोई नुकसान हुआ, ठीक है, तो मेरे को उसको कंपेंसेट करना है, एंड टू टेक बैक द गुड्स ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। सर ये दोनों समझा दीजिए, दोनों समझाता हूं। टाइटल डिफेक्टिव होने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने एक गाड़ी चोरी की, चोरी करके नंबर प्लेट चेंज करके मैंने वो गाड़ी राकेश सर को दे दी कि आप कुछ दिन के लिए रखो, मैं आपसे ले लूंगा। राकेश सर को पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के खूब पीटा और जेल में बंद कर दिया, ठीक है। और राकेश सर के ऊपर 15-20 हजार रुपए का केस हो गया कि चोरी की गाड़ी कर रहे हैं, फिर वो बेल में छूट गए। आप बताओ ये 20 हजार रुपया मेरे को उनको कंपेंसेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो, बेलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ कंपेंसेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेरे डिफेक्टिव टाइटल की वजह से बेचारे उनको नुकसान हो गया। दूसरा, अब मैंने कुछ दिन के लिए डॉग रखा उनके पास, तो उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, कुत्ता चला गया, मेरी जिंदगी में शांति हो गई, ठीक है। तो मैंने कालरा सर को बोला कि एक काम करो, तुम ही हमेशा के लिए रख लो। कालरा सर बोलते हैं सर ये गलत हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक बैक द गुड्स। यस, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को सामान वापस लेना है। तो ये हो गया आर, फेट्रा, FETR, FETR। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या है बेली की तरफ? कि गुड्स को वापस लेना, ठीक है, गुड्स को वापस लेना है। तुम्हारे नोट्स से मैच नहीं हो रहा था, तुम्हारे नोट्स गलत बने हुए हैं, फिर ये इंस्टीट्यूट मटेरियल से बना हुआ है, मेरे क्लास के नोट्स से। आओ सर, अच्छा उसके बाद आया सर ड्यूटीज ऑफ बेली। अब सुनो, ड्यूटी ऑफ बेलर क्या हो गया? ड्यूटी ऑफ बेलर हो गया फेट्रा, ठीक है, ड्यूटी ऑफ बेलर हो गया फेट्रा, ठीक है, FETRA, फेट्रा, ठीक है। ड्यूटी ऑफ बेलर हो गया फेट्रा, FETRA, फेट्रा, वो पटरा होता है ना, वैसे ही फेट्रा है, ठीक है, FETRA, फेट्रा। ये 4 ड्यूटी हो गई बेलर की।
अब बेली की ड्यूटी क्या है? हमको जहां तक लगता है दोनों में से एक की ड्यूटी पूछेगा तुमको, ठीक है? बेली की ड्यूटी क्या है? बहुत आसान, गुड्स का रीजनेबल केयर करना है उसको। अब यहां पर कुछ चीजें मेरी ध्यान से सुन लेना। रीजनेबल केयर करना है जितना एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी केयर करता है। बट लेट्स से कि मैंने बेली की तरह सामान अपने पास रखा और भूकंप आ गया, सामान खराब हो गया, सामान टूट गया, तो क्या उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं एज अ बेली? द आंसर इज नो। अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंस के लिए बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ कंट्रोलेबल सर्कमस्टेंस के लिए बेली रिस्पॉन्सिबल है, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंस के लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यह बात मेरे को बताना समझ में आई कि नहीं? अनकंट्रोल सर्कमस्टेंसेस के लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे टी से टर्मिनेशन हुआ ना बे, FETRA। एफ से हुआ फॉल्ट इन गुड्स, ई से हुआ एक्सपेंस, टी से हुआ टर्मिनेशन, आर से हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं लायबल हूं कि नहीं हूं? हाँ सर, आप भैया अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंस के लिए लायबल नहीं हो, कंट्रोलेबल के लिए लायबल हो। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मींस एक ऑर्डिनरी समझदार व्यक्ति का आदमी, अ पर्सन ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक मध्यम वर्गीय समझदार व्यक्ति जितनी अंडरस्टैंडिंग रख के सामान को प्रोटेक्ट कर सकता था वो। अब टीवी को कोई आदमी पानी के तसले में रखा हुआ है टब में, तो वो समझदार आदमी नहीं होता है ना। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब समझदार आदमी। टर्मिनेशन में मैंने बस इतना बोला, अगर समय के पहले बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है तो जो खर्चा या नुकसान मेरे को हुआ है वो कंपेंसेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, साउंड माइंड, एक डिसेंट समझदारी का आदमी। ठीक है, रीजनेबल केयर किया फिर भी डैमेज हो गया या स्टोल हो गया। देखो सर, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस के लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैंने बोल दिया अनकंट्रोलेबल। भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है। चोरी अनकंट्रोलेबल नहीं है, वो कंट्रोलेबल है, तुमने ठीक से नहीं रखा होगा इसलिए चोरी हो गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सामान में, वो अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंस है जिसको आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। ठीक है, कोई गलत तरीके से सामान को इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, मैंने अपने ड्राइवर को गाड़ी दी, मैंने साफ साफ बोल दिया भाई 100 के ऊपर स्पीड नहीं जानी चाहिए। वो भैया बना माइकल शू मेकर, ठीक है, पूरा दिन पूरे कलकत्ता में गाड़ी घुमा रहा है, 110, 120, 130 सब स्पीडिंग लिमिट तोड़ रहा है। जब मेरे पास आएगा मैं पैसे ही नहीं दूंगा उसको, मैं बोलूंगा तूने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, तूने मेरे सामान का अनऑथराइज यूज किया। ठीक है, तूने सामान का अनऑथराइज यूज किया, तेरे को जो की मना किया था वो भी तूने किया है। अरे प्री मैच्योर टर्मिनेशन जब होता है उसी को एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं भाई। एंटीसिपेटरी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट, पूरे पूरे दुनिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जाते हैं ड्यू डेट के पहले, उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं, ड्यू डेट स्टार्ट होने के पहले। और अगर आप समय के बाद प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर रहे हो, दैट इज नॉट एंटीसिपेटरी ब्रीच, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी तब होता है अगर मैंने आपको बोला कि मैं कल से आपके पास सामान दे के जाऊंगा, आपने घर में गैरेज में जगह बना ली और मैं कल आया ही नहीं, दैट इज एंटीसिपेटरी। ड्यू डेट के पहले जो ब्रीच होती है या ड्यू डेट के ठीक पहले जो ब्रीच होती है वो एंटीसिपेटरी, और जो ड्यू डेट पे और ड्यू डेट के बाद होती है वो एक्चुअल है। डर लग रहा है तुमको, तो डर लगना भी चाहिए लूसीफर ग्रोथ, क्योंकि लॉ के पेपर में 70 मार्क्स का मैं अकाउंट्स करके आया, क्या होगा? तुम यही कर रहे हो सुबह से बैठे बैठे। फेट्रा में ए कुछ नहीं है, ए तो खाली सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लगाया है, ए खाली सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लगाया है, ए खाली सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लगाया है और किसी चीज के लिए नहीं। ए खाली सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया है और कुछ नहीं बेटा। उसको बोलते हैं ना मुहूर्त लगाई है, उसको अच्छा क्यूट बनाने के लिए, जैसे माता पिता अपने बच्चों को लगाते हैं ना सर के ऊपर अलग अलग चीज। अरे तो चालान वो क्यों पेमेंट करेगा बे गधे? मैं चालान पेमेंट करूंगा, गाड़ी का जो ओनर होता है उसके ऊपर चालान आता है। कभी जिंदगी में गाड़ी चलाए हो तुम चिराग भोला लोला?
नेक्स्ट तीसरा आया नॉट टू मिक्स द गुड्स। अब ये वाला चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मिक्सिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट एक केस स्टडी आ सकता है, ठीक है। बाकी सब पॉइंट तो थोड़ा थ्योरी थ्योरी था, इस पर इंडिपेंडेंट केस स्टडी बन सकता है। क्या है सर, सुनो। बेली ने बेलर के गुड्स मिक्स कर दिए, ठीक है। ये बॉटल के साथ ये बॉटल मिक्स कर दी, ठीक है। बॉटल का पानी नहीं, बॉटल मिक्स कर दी। अब ये और ये बॉटल तो सेपरेबल है, देखने में ही पता चल रहा है अलग अलग है। तो अगर ये सेपरेबल है तो बेली गुड्स को सेपरेट करेगा, ठीक है। और इसके लिए बेली गुड्स को सेपरेट करेगा और बेली ही एक्सपेंस बेयर करेगा। एक्सपेंस भी बेली करेगा, मतलब उसी को ही अपना टाइम खर्चा करना पड़ेगा या आदमी को पैसा देना पड़ेगा ये काम करने के लिए। लेकिन अगर बेली ने गुड्स इस प्रकार मिला दिए कि दे आर नॉट सेपरेबल, जैसे आटा में मैदा ऐसे मिला दिए जैसे आटा में मैदा, तो भाई आटा और मैदा तो अलग हो नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो, आटा और मैदा अलग नहीं होगा, ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्योंकि आटा और मैदा आपस में अलग हो नहीं सकता, तो भैया को जितना भी नुकसान बेलर को हुआ है इस घटिया हरकत की वजह से, वो बेली कंपेंसेट करेगा, क्योंकि बेलर ने मिक्सिंग अलाउ नहीं की थी। ध्यान से सुन लेना। अच्छा, तीसरा केस, वेयर मिक्सिंग ऑफ गुड्स इज परमिटेड बाय बेलर हिमसेल्फ। अगर बेलर ने खुद अलाउ किया है कि आप मेरे गुड्स मिक्स कर दो, अरे तब तो मिक्सिंग ऑथराइज्ड है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, वो तो मिक्सिंग ऑथराइज्ड है, दूध वाला ही मालिक है और वो मेलर उसमें खुद से दूध में पानी मिला रहा है, ठीक है। तो वो ऑथराइज्ड है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉट टू मिक्स में 3 पॉइंट है। अगर बेली ने बिना परमिशन के किया और सेपरेबल है तो सेपरेबल बेली करेगा, एक्सपेंस बेली बेयर करेगा। अगर नॉट सेपरेबल है तो बेली को कंपेंसेट करना है बेलर को, क्योंकि उसका सामान खराब कर दिया। अगर परमिशन लेके मिक्स किया है तब तो परफेक्ट है भैया, तब तो ऑथराइज्ड है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्लियर है, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर है। नोट सब क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा। नोट सारे के सारे क्लास के बाद मिल जाएंगे। अगर टेलर मिला के सामान, अच्छा देखो तुम्हारे जो, सुनो, हम बेलमेंट खत्म कर लें, उसके बाद जो तुम्हारे फालतू के क्वेश्चंस है ना हम ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि तुम अपना बेलमेंट बना रहे हो, दिमाग में जो चल रहा है वो नहीं। तुम आप व्यक्तिगत एक एक एग्जाम्पल देख रहे हो, तुम बोल रहे हो इससे बेलमेंट बन सकता है कि नहीं। इससे पता प्रॉब्लम क्या होगी, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और होगा, तुम सोच कुछ और ही रहे होगे, ठीक है। बेली की एक और ड्यूटी क्या है, रिटर्न गुड्स टू द बेलर। बेली की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि एक बार काम खत्म हो जाए तो वो बेलर को सामान रिटर्न कर दे। अब सुनो सर, इसमें एक चीज गौर फरमाना, काम 12 तारीख को खत्म हो गया तो 12 तारीख को गुड्स रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है। बार बार बेलर ना फोन कर रहा है बेली को कि मेरा सामान दे जा दे जा दे जा दे जा दे जा, बार बार बोल रहा है। बेली बदमाश आ ही नहीं रहा, बेली आ ही नहीं रहा देने के लिए वापस, वो ना का ना ही किए जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा देने के लिए, ठीक है। अब सुनो, मैं केस स्टडी बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और सामान डिस्ट्रॉय हो गया। आप बताओ क्या बेली रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं। अब तुम केस स्टडी बताओ, तुम इतनी देर से बना रहे थे ना, मैंने तुमको पूछा रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं, बताओ। बेली रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं, अब तुम बताओ, बेली रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं। अनकंट्रोलेबल सरकमस्टेंस ऑकर हुए, सामान डिस्ट्रॉय हो गया, बोलो बेली रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। बेली रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा। द आंसर इज यस, होगा। अब बच्चे बोलेंगे क्यों सर, आपने पहले तो बोला था कि नहीं होगा, अभी बोल रहे हो होगा अनकंट्रोल में। सर ड्यू डेट पे एक बार अगर आप गुड्स को रिटर्न नहीं करते ना, तो आप इतने बुरे फंस जाते हो एज अ बेली कि अब सामान को अगर कुछ भी हुआ ना तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो,
द टेंडर मतलब ऑफर of return of goods shall be made by the bailee in due time, otherwise becomes responsible for any loss incurred. इसी पर वो केस स्टडी बनाता है, इसी पर वो केस स्टडी बनाता है। ठीक है बेटा, छठा ग्रोवर जी आप थोड़ा रिफ्रेश करिए ना, आपका स्ट्रीम अटका हुआ है। 848 लाइक है और सब लोग भैया लाइक कर दो। ठीक है, सब लोग सेशन को लाइक कर दो फटाफट। ये कौन सा क्या पिन किया हुआ है, इसको हटाओ, पिन अनपिन करो इसको। क्वेश्चन मैं यहीं पर दे के जाऊंगा, मैंने कल जैसे दिए थे आज भी मैं कॉन्ट्रैक्ट के 6 क्वेश्चन लेके आया हूं, 6 से ज्यादा ही है, वैसे 6 से ज्यादा ही है। मैं लिंक पिन कर दे रहा हूं, ये यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं लिंक पिन कर दे रहा हूं, मैं यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, जो बाकी के आपने कर रखे हैं तो वेरी गुड, मैंने लिंक ऊपर पिन कर दिया, यही जगह पर आपको मिलेंगे। अबे ये किसका पिन हो गया, मेरा लिंक क्यों नहीं पिन हो रहा? ये क्लियर है सर? 1 to 9 सारे यूनिट के क्वेश्चन मैं अभी दूंगा आपको, इसी के खत्म करने के बाद। मैंने दूसरे बच्चे का मैसेज पिन हो गया था। चलो आ जाओ। हाँ, बट मैराथन पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, रिटर्न अक्रीशन ऑन गुड्स। अब हुआ क्या, ये जो ओमनिया रनेर है, ठीक है, इसने अपनी काऊ किसी आदमी को बेलमेंट पर दी। ठीक है, अब काऊ के जब दी बेलमेंट में, कुछ दिन बाद, 1 साल बाद जब इसने गाय वापस ली, बेलमेंट का पीरियड खत्म हो गया, तो गाय ने एक बछड़ा दिया। अब जो सामने वाला बेली है वो बछड़ा देने से मना कर रहा है, बोला बछड़ा क्यों देंगे, तुमने तो गाय दी थी, हम तुमको गाय वापस करेंगे। नहीं सर, अगर गुड्स में कुछ अक्रीशन हुआ है, कोई एडिशन हुआ है, तो एडिशन भी रिटर्न करना पड़ता है। इसके ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, जिसमें एक आदमी हेन्स को और एग्स को एक व्यक्ति को देके जा रहा है, और जब वापस आता है तो उसको हेन्स और एग और ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, और सामने वाला देने से मना कर देता है। तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि देना पड़ेगा, कंपल्सरी है। ठीक है, ओके। तो अक्रीशन मतलब अगर कोई एडिशन हुआ है तो रिटर्न करना पड़ेगा आपको, बेलर को आप रख नहीं सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। ये बहुत गजब है, इसकी इंग्लिश बच्चों को दिक्कत होती है समझने में कि इसका मतलब क्या है। मैं बहुत सरल एग्जांपल से बताता हूं। मैंने ना अपना ये फोन आदि सर को दिया, मैंने बोला इसको अपने पास रखो, ठीक है, इसको अपने पास रखो, मेरे घर में चार्जर खो गया है, आपके पास नया फोन का चार्जर है, आप इसको चार्ज कर लो, मैं आपसे कल लेके चला जाऊंगा। मैं कल आदि सर के पास आया, सर मेरा फोन दे दो। पता है आदि सर मेरे को क्या बोलते हैं? आदि सर मेरे को बोलते हैं ये आपका फोन है, प्रूफ करके दिखाइए, जाइए बिल लेके आइए। मैं बोलूंगा आदि सर ये क्या बात हुई भाई, आप मेरा सामान मेरे से ले लिए, मैंने आपको खुद दिया, और आप मेरे को ही बोल रहे हो कि मैं अपना टाइटल प्रूफ करूं, आपको मैं अपनी ओनरशिप प्रूफ करूं। मैं क्यों करूं भाई? यही ये पॉइंट है। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल मींस द बेली शुड नॉट डिनाई द ओनरशिप ऑफ द बेलर, कि बेली को बेलर की ओनरशिप को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मैंने तुमको सामान दिया, तुम मेरे से ही बोल रहे हो कि क्या प्रूफ करके दिखाओ कि ये तुम्हारा सामान है। ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? ये कोई लॉजिक बनता है? तो आदि सर ने गद्दारी कर दी भाई, बैठे बैठे आदि सर ने गद्दारी कर दी है। ये तो आदि सर ने गद्दारी कर दी यार, बैठे बैठे है। ये तो एकदम आदि सर ने चोरी कर दी मेरे साथ। तो ये वो नहीं कर सकते। तो अब आपको वहां पर फेटरा बेलर के ड्यूटी कितने, राइट कितने दिखाए थे? बेलर की ड्यूटीज ऑफ द बेलर हैं 4, ठीक है, ड्यूटी हैं 4 बेलर की, बेली की ड्यूटी है 6, ठीक है। तो बेलर का बेली, ठीक है, बेलर का ड्यूटी है 4, बेली का ड्यूटी है 6, मतलब जो करने वाला है उसकी ज्यादा है, ठीक है। और बेली की ड्यूटी क्या क्या है? पहला है सामान का रीजनेबल केयर करना, तो सी लिख लो।
सामान का टेक केयर करना। दूसरा है भैया मिक्स मत करना, ठीक है, इसका एक्रोनिम है फेट्रा। दूसरा है मिक्स मत करना। तीसरा है कि सर अनऑथराइज यूज मत करना। चौथा है टाइटल मत लगाना एडवर्स। फिर है ये वाला मिक्सिंग हो गया, रिटर्न कर देना सामान वापस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कोई अगर एडिशन है तो वो भी वापस कर देना। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, कुछ गलत सेंस में मत समझ लेना, ठीक है। ठीक, नहीं नहीं नहीं, सीएमए, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं ये छोड़ के सीएमए करने लगूं, ठीक है। सीएमए सीएमए इज यूनिक, यूनिक, CMA is useful, CMA is useful, technical and reasonable. CMA is useful, technical and reasonable. CMA एक कोर्स है, ठीक है, वो यूजफुल भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है और रीजनेबल भी है, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ये छोड़ के हम लोग सीएमए करने चले जाएंगे मारे करके एकदम, ठीक है। तो सीएमए इज यूजफुल, टेक्निकल एंड रीजनेबल। तो एक है फेट्रा, एक है सीएमए। सीएमए इज यूजफुल, टेक्निकल एंड रीजनेबल। सीएमए इज यूजफुल, टेक्निकल एंड रीजनेबल, जिसमें सी का मतलब क्या है सर? सी का मतलब है केयर लेना, एम का मतलब है मिक्स नहीं करना, यू का मतलब अनऑथराइज यूज मत करना, टी का मतलब टाइटल मत लगाना, आर का मतलब मेरा सामान रिटर्न कर देना और ए का मतलब एडवर्स यूज मत करना मेरे उसका। इज इट क्लियर सर? एक तो बढ़िया निकला, रुको रुको रुको, एक चीज और, रुको रुको, ज्यादा इजी वाला निकल के आ गया, रुको रुको, अभी याद आया। सीएमए नीचे उतर, सीएमए नीचे उतर, दोस्त लोग नहीं बुलाता है। देखो तुम जिस दिन सीए बन जाओगे ना, उस दिन दुनिया तुमको अलग तरीके से बुलाएगी, सीए साहब ऐसे करके, प्यार से, रिस्पेक्ट से। तुम्हारे जो यार दोस्त हैं वो पता है कैसे बुलाएंगे? जैसे मेरा एक दोस्त था, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहता था, ठीक है, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहता था, ठीक है, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रहता था। जब हम सीए बने ना, तो उसके बाद घर के नीचे क्या करता था ना, जब बुलाने आता था पहले बोलता था शांतम ऐसे करके बुलाता था। फिर उसका चेंज कैसे हुआ पता है? फिर अब घर के नीचे आके पता है कैसे बुलाता है? अबे ओए सीए नीचे उतर, नीचे उतर, मतलब साहब वहाब कुछ नहीं, अबे ओए सीए चल नीचे उतर। तो अबे ओए सीए नीचे उतर पे आ गया। अब वो पहले मतलब दुनिया बुला रही है सीए साहब, वो बुला रहा अबे सीए नीचे उतर, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया सीएमए नीचे उतर। ऐ सीएम हम नहीं बोलेंगे हम लोग, उल्टी सीधे विवाद मत कराओ। अच्छा अब आया सर राइट्स ऑफ बेली। राइट्स इजी है, ठीक है। बेली का राइट क्या है सर? सुनो, अगर जॉइंट बेलर है, ठीक है, हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है, दोनों ने मिलके अपना डॉग मेरे को दिया था टेक केयर करने के लिए। मैं वापस गया, जब दिन खत्म हो गए टेक केयर करने के, मैं वापस गया डॉग लौटाने, हस्बैंड घर पे नहीं था, मैंने बीवी को दे दिया। मेरा काम वैलिड है। अगर दो बेलर हैं और मैंने किसी एक को भी सामान लौटा दिया, मेरा बेलमेंट वैलिड है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, अगर मेरे काम की वजह से, ठीक है, कोई लॉस हुआ है, ठीक है, मतलब बेलर की वजह से बेली को कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, कोई भी नुकसान हुआ है यूज ऑफ गुड्स की वजह से,
यूज ऑफ गुड्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जब मेरे को डॉग दिया था, उस डॉग ने मेरे को काट लिया, तो मेरे को टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ा, रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ा। तो ये मेरा राइट है कि वो उन सब चीजों का खर्चा मैं उनसे लूंगा। अगर अगर ग्रेचुटस है तो भी ले सकता हूं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर नॉन ग्रेचुटस है, तो कुत्ता मेरे को काट लिया, ये भी अनयूजुअल है, तो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ले सकता हूं। ठीक है, ये देखो, ये सामने से ही आ रहा है, कंपेंसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स। सामने वाले को बोला था ना कि फॉल्ट अगर गुड्स में हो तो बता देना। तो अगर फॉल्टी गुड्स उसने मेरे को दिया और उसकी वजह से मेरे को कुछ हो गया, गाड़ी दिया, ब्रेक फेल है, गाड़ी ठुक गई, मेरा सर फट गया, तो उस केस में भी जो मेरे को एक्सपेंसेस हैं वो मिलेंगे। अगर ग्रेचुटस है तो सिर्फ अगर वो अवेयर था तो ही मिलेंगे। अगर नॉन ग्रेचुटस है तो अवेयर था, या अगर नॉन ग्रेचुटस है तो अवेयर था या नहीं था, फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में मिलेंगे। इज इट क्लियर? आंसर पॉइंट में ही लिखना है जब पॉइंट में दिया हुआ है तो। हाँ, तो ड्यूटी ही तो है, ये राइट्स है बेली के कि बेली ये चीज ले सकता है। ठीक है, ये उसका राइट है। बेलर की ड्यूटी है मेरे को इंडेमनीफाई करना, तो बेली का राइट है कि इंडेमनीफाई मिले, एक्सपेंस मिले। ठीक है, राइट टू क्लेम नेसेसरी, वो मर गया तो उसकी फैमिली से लेंगे। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, ये बस वही वाली का है। अगर ग्रेचुटस है तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों मिलेगा, अगर नॉन ग्रेचुटस है तो ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। सर अगर मैं राइट देखूं तो बेलमेंट में बेली के राइट सिर्फ 4 है। ठीक है, तो अगर मैं पीछे जाऊं वापस से, ये ड्यूटी था, यहां पर अगर राइट्स लिखूं तो बेली के राइट सिर्फ 4 है। 6 ड्यूटी 4 राइट, बहुत नाइंसाफी है गुरु, बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, बहुत नाइंसाफी है। अब आए राइट्स ऑफ बेलर। बेलर का सबसे पहला राइट है बेलमेंट को टर्मिनेट करना। अगर उसको कहीं पर भी लगता है कि बेलमेंट में बेली गलत तरीके से सामान को इस्तेमाल कर रहा है, या इवन गलत तरीके से नहीं, उसका मन है कि बहुत दिन हो गए बेलमेंट टर्मिनेट करो, तो वो बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन अगर टर्मिनेट वैलिड ग्राउंड्स पे नहीं होगा तो वो सामने वाला उससे कंपेंसेशन लेगा। जैसे अगर मैंने एक ड्राइवर को बोला है महीना भर मेरे पास काम करने के लिए, ठीक है, और वो बेचारा 15 दिन काम किया और जैसे मैंने बोला वैसे ही काम किया, और फिर अगर मैं उसको काम से निकाल दूं तो मेरे को बाकी 15 दिन का उसको सैलरी देना पड़ेगा और तब मैं गाड़ी वापस लूंगा। लेकिन अगर वो 15 दिन जो मेरे पास काम किया उसमें भी वो मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं माना, मैंने बोला गाड़ी साफ करने नहीं किया, मैंने बोला गाड़ी 80 के नीचे चलाने नहीं चलाया, मैंने बोला गाड़ी में एसी जब मैं ना हूं तब नहीं चलाना, वो भाई पूरा दिन लाड साहब की तरह एसी चला के बैठे हुए हैं, तो मैं अगर बेलमेंट टर्मिनेट करूंगा तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा उसको। इस पर केस स्टडी बनता है, इसीलिए इतना डेप्थ में बता रहा हूं। 7 है, ये 4 राइट आपको लिखने हैं, काफी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, मतलब उसका हक है कि किसी भी समय बेलर अपने गुड्स को डिमांड बैक कर सकता है। ठीक है, जब उसका चाहे, ठीक है, तो वो गुड्स को डिमांड बैक कर सकता है। मतलब मेरा काम खत्म हुआ, आई हैव द राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आई हैव द राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, मतलब बेलमेंट जैसे ही खत्म होती है मेरा राइट है कि मैं बेलमेंट कैंसिल करके गुड्स को वापस मांग लूं। टर्मिनेशन कैन बी डन विदाउट नोटिस, कैसे करोगे बेटा विदाउट नोटिस? तुम्हारा सामान तो उसके पास बैठा है रिद्धि, तो सामान लेने के लिए तो तुमको जाना ही पड़ेगा, चोरी करके थोड़ी ना निकाल लोगे, तो आपको भैया उसको देना तो पड़ेगा ही। ये नॉन ग्रेचुटस के केस में राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, आप बेलमेंट में किसी भी समय चाहो तो अपने गुड्स को वापस डिमांड बैक कर सकते हो, यू कैन टेक बैक द गुड्स फ्रॉम द अदर पार्टी। चलिए, राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, इसका मतलब क्या है सर? अगर किसी थर्ड पार्टी ने मेरे सामान को नुकसान पहुंचाया है जब मेरा सामान बेली के पास ही है, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा है, मालिक जो गाड़ी का है वो गाड़ी में पीछे बैठा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गुड्स किसके कंट्रोल में है? ड्राइवर के, दिस इज बेलमेंट। ठीक है, ड्राइवर चला रहा है, एक आदमी आके मेरी गाड़ी को ठोक दिया, तो मैं क्या चीज का वेट करूंगा कि ड्राइवर उसके ऊपर केस करे कि मैं ही कर दूंगा डायरेक्टली? मैं कर सकता हूं। तो अगर मेरे गुड्स को किसी थर्ड पार्टी की वजह से डैमेज हुआ है जब मैं ड्राइवर सीट में बैठा हूं पीछे, तो मैं भी सामने वाले को केस कर सकता हूं। आई हैव दैट पावर, आई डोंट हैव टू वेट फॉर द बेली टू टेक एन एक्शन, आई कैन टेक द एक्शन। चलो नेक्स्ट,
राइट टू सू द बेली, द बेलर हैज द राइट टू सू द बेली फॉर एनी लॉस इंकर्ड ऑन गुड्स। बेलर के पास ये मतलब बेलर राइट टू सू द बेली, बेलर के पास ये राइट है कि अगर मेरे सामान की वजह से, मतलब मेरे सामान को बेली की वजह से कोई भी नुकसान पहुंचा, तो बेलर के पास ये राइट है कि उसको सू करके उससे सारा का सारा सामान रिकवर करे। ठीक है, सारा का सारा सामान रिकवर करे, ये पावर मेरे पास है। किसके पास है? मेरे पास ये पावर है। आई हैव दैट पावर। ठीक है, आई हैव दैट पावर, मेरे पास ये पावर है। ठीक है, मेरे पास ये पावर है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू कंपेंसेट। अगर बेली ने मेरे सामान का कोई अनऑथराइज्ड यूज किया है, बेली ने, तो अगर जैसे मान लो उसने 80 के ऊपर चलाया, ठीक है, 80 के ऊपर चलाने की वजह से मेरे को 3 चालान आए पुलिस वाले की तरफ से, एक 1500 का, एक 2000 का, एक 2500 का। तो तुम बताओ एज अ बेलर, क्या मैं ये सारे चालान के पैसे बेली से रिकवर कर सकता हूँ, ड्राइवर से? द आंसर इज यस, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को हुआ, मैं सारे के सारे उससे रिकवर कर सकता हूँ, ऑल एक्सपेंसेस में उससे रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, बोलो ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं क्या जिसमें टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट नहीं कर सकते? नहीं सर, आप कर सकते हो किसी भी केस में, वो उसमें आता है, एजेंसी में आता है, रिवोकेबल एजेंसी में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब आया राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन या राइट ऑफ जनरल लियन। सर दो दो राइट्स और हैं। ओहो हो, बेटा एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है पीडीएफ में, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, ये जो है ना, ये पेज, हाँ, एक्चुअली में ये पेज ना यहाँ पर होना चाहिए बेली के बाद। जैसे ये 4 है ना, यहाँ पर 5 6 7, बेली की टोटल, बेली के टोटल ये जो राइट्स है ना, ये 7 है। वो एक पेज पीछे चला गया, वही मैं सोच रहा था 3 पॉइंट कहाँ गायब हो गए। कोई बात नहीं, मैं जब आपको भेजूंगा ना तब मैं अरेंज करके भेज दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, मैं एक पीछे था, मैं उसको पीछे कर देता हूँ, देखो अभी कर देता हूँ, मैं अभी मैजिक कर देता हूँ, रुको, यहाँ से इसको उठाओ और यहाँ पर लेके आ जाओ। अबे ये मूव कर दे भाई, अबे मैजिक हो जा, जब मैजिक करके दिखाना होता है तभी मैजिक नहीं होता है। हाँ देखो, अब मैंने इसको अरेंज कर दिया, तो ये जो आ रहा है, एक सेकेंड ना, बस छोटा सा चीज है, वो बच्चे से अरेंज करने में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। जब हम लोग बेली के राइट कर रहे थे ना, तो बेली के राइट टोटल में 7 है। ठीक है, इसमें जो 4 राइट आपने पढ़े, ठीक है, राइट टू क्लेम नेसेसरी बेली के थे। बेलर के कितने राइट हैं? बेलर के सिर्फ 5 राइट है, राइट टू कंपेंसेशन तक। तो बेलर के राइट खाली 5 हैं, कहां गए? बेलर के राइट 5 है, बेली के 7 है। 4 मैंने करा दिए, 3 और मैं बता देता हूं आपको। सॉरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गड़बड़ होती रहती है, भूल चूक माफ करें, इतना दिल पर लेके ना बैठे। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन, देखो सर, ये पर्टिकुलर लियन जनरल लियन अभी मैं प्लेज में बताऊंगा। जो लियन प्लेज में है वही बेलमेंट में है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसको जस्ट अभी होल्ड करके रखो, जैसे ही मैं प्लेज में घुसूंगा लियन को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। इस पर मैंने एक रील भी बनाई है कि पर्टिकुलर लियन क्या होता है, जनरल लियन क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको डिस्कस करूंगा और आज आपका दिमाग इसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये भी डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई नहीं। ठीक है, तो 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया। अब लास्ट आया सर राइट टू अप्लाई टू कोर्ट। ठीक है, अब एक चीज समझना, मैंने मैंने आदि सर को अपनी गाड़ी दी। ठीक है, आदि सर वो गाड़ी चला रहे थे, पता चला वो गाड़ी चोरी की थी। ठीक है, तो आदि सर को पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या आदि सर मेरे ऊपर केस कर सकते हैं कोर्ट में जाके? क्योंकि मैंने जो उनको सामान दिया उसका टाइटल डिफेक्टिव था। क्या उनके पास ये राइट है कोर्ट में जाके मेरे ऊपर केस करने का? बस इतना बता दो बेटा, क्या प्रॉफिट कमाया है केडी शॉर्ट? आप क्यों अपने आप का दिमाग इधर उधर कर रहे हो?
क्या प्रॉफिट कमाया? अगर यूज के लिए लिया था मैंने और यूज करके मैंने पैसा बनाया, तो मैं तो उसको रेंटल पेमेंट कर रहा हूं ना, तो मैं तो यूज करूंगा ही, पैसा बनाऊंगा ही। यस, द आंसर इज यस। तो टोटल में 7 ड्यूटी हैं, वैसे तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, 4 तक तो मैंने करा ही दिया था, 5 और 6 मैं प्लेज के साथ कराऊंगा। एक ही और था, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट। ठीक है सर। इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, जो बेलमेंट का आखिरी टॉपिक है, इस पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि बेलमेंट कैसे टर्मिनेट होती है। एक तो सबसे अच्छा है ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम। मैंने 6 महीना की बेलमेंट की थी, 6 महीना खत्म हो गया, बेलमेंट खत्म। 6 महीना की बेलमेंट हुई थी, 6 महीना खत्म हो गया, बेलमेंट खत्म। ठीक है, या तो पर्पस फुलफिल हो गया। ठीक है, पर्पस फुलफिल हो गया। पर्पस फुलफिल हो गया कैसे? 3 घंटे के लिए पिक्चर देखने गए थे, 3 घंटे खत्म हो गया, बाइनॉक्स वाला मेरे को चाबी दे दे मेरी गाड़ी की, मैं लेके जाऊं। तो या तो टाइम खत्म हो गया जितने देर के लिए बेलमेंट दिया था, या तो पर्पस खत्म हो गया जिस चीज के लिए दिया था, ठीक है, वो खत्म हो गया। आप लोग सब लोग, बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग सब लोग आईसीआई का एग्जाम देने जाते हो। आपको पता है जिस सेंटर में आप एग्जाम देते हो वो एक्चुअली में आईसीआई ओन्ड नहीं है। आईसीआई ने वो सेंटर रेंट पे लिया है। ठीक है, रेंट पे लिया है, मतलब वो जो टेबल बेंच जिस पर आप बैठे हो ना, उसका रेंट चुका रहा है आईसीआई। तो बेसिकली स्कूल ने वो बेंच आईसीआई को दिया है कि आप वहां पर बच्चों को बिठा के एग्जाम ले सको। दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। स्कूल बेलमेंट नहीं है, वो बेंच बेलमेंट है। ठीक है, तो उसका पर्पस कब खत्म हो जाएगा? जब इंटर और फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसका पर्पस ओवर हो जाएगा। राइट? अरे सबका एक्रोनिम बना दे रहा हूं मैं अभी, टेंशन नहीं है। ठीक है, उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिस बेंच पर आप बैठे हो ना, वो भी एक तरह का बेलमेंट है, जिस पर आप रोज बैठ के एग्जाम देते हो। किसी ने तोड़ दी तो बेटा फिर एग्जामिनर तुमको तोड़ेगा, हिमांशु। चलो, फिर आया सर बाय नोटिस। ठीक है, बाय नोटिस। अब अगर उस, अच्छा चलो सीरियस नोट पे बता देता हूं, अगर उस बेंच को कोई भी डैमेज हुआ ना, तो आईसीआई पेमेंट करेगा स्कूल को, और फिर आईसीआई तुम्हारे साथ बहुत कुछ करेगा जिसमें तुमको बहुत मजा आएगा। अलग अलग चीजें करेगा, जिसमें वो तुम्हारे पेपर पर लिखेगा अनसक्सेसफुल, और तुम और 4 महीना बाद एक अटेम्प्ट दोगे, बड़ा मजा आएगा। तो हिमांशु बेंच तोड़ो। ठीक है, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, नेक्स्ट बाय नोटिस। ठीक है, अगर बेलमेंट को खत्म करना है तो बेलर क्या कर सकता है? बेली को एक नोटिस देगा, ठीक है, कि भाई मैं अब चाहता हूं बेलमेंट को खत्म करना, और वो बेलमेंट को एंड कर सकता है बाय नोटिस। दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। अगर ये ग्रेचुटस है, पूछ रहा था, मैंने बोला सबर रखो आएगा। अगर ग्रेचुटस है तो मैं कभी भी बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता हूं जब मेरा मन इंकर्ड हुआ है मेरे। अभी ठीक है बच्चों, मैंने फिक्स कर दिया, मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया। आईसीआई की बात की ना, आईसीआई गुस्सा हो गया। अच्छा, मैं बाय नोटिस समझा रहा था, बेलमेंट नोटिस भेज के एंड किया जा सकता है। अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है तो उस केस में बेली ने जो भी नुकसान इंकर किया है वो बेली को बेलर को देना पड़ेगा। ग्रेचुटस मतलब जो फ्री होता है। ठीक है, बाय नोटिस। नेक्स्ट, बाय डेथ ऑफ द बेलर। ठीक है, अगर बेलर या बेली मर जाते हैं, ठीक है, तो जो बेलमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अगर बेलर या बेली मर जाते हैं तो बेलमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट को स्टार दे देना। अगर बेलर या बेली की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बेलमेंट कम्स टू एन एंड। ठीक है, फिर आया डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। तुमने अपना डॉग किसी को दिया टेक केयर करने के लिए, ठीक है, और डॉग को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। अगर डॉग ही मर गया तो क्या बेलमेंट खत्म, एंड, बेलमेंट ओवर। ठीक है, ओवर। आपातकालीन स्थिति में बेलमेंट खत्म। बच्चा बोलता है सर डेथ ऑफ बेलर या बेली हुआ तो एलआर रिस्पॉन्सिबल होगा। बेटा ये एलआर की ना कहानी मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं थ्रू आउट।
अगर जो सर्विस या जिस काम के लिए चीज हो रही है अगर वो कंप्लीट हो गया तो एलआर रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मैं एक केस आपको बताता हूँ, ठीक है। बेलर ने अपनी गाड़ी बेली को दी, ठीक है। 1 महीना बाद वापस देनी थी और 1 महीना बाद मतलब बेली को उसको 70,000 रुपया देने थे क्योंकि उसने उसकी गाड़ी यूज की। 1 महीना के बाद जब बेली देने आ रहा था, बेली की डेथ हो गई। तो क्या बेली की फैमिली को 70,000 रुपए देने पड़ेंगे? ऑब्वियसली। डेथ की वजह से बेलमेंट खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटी थोड़ी ना खत्म होगी। लाइबिलिटी और अपना पेमेंट करिए और बेलमेंट कम्स टू एन एंड। ठीक है, पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने उसको यूज किया है ना, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम आस्ते आस्ते समझना, घबराने की कोई बात नहीं, एकदम इजी है। अच्छा सुनो सर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर की कहानी आपने कहां कहां पे पढ़ी है? आपने स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 71 में फाइंडर की कहानी पढ़ी थी कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आज आप बेलमेंट में पढ़ रहे हो सेक्शन 169 में फाइंडर की कहानी। सिमिलरली आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी फाइंडर की कहानी पढ़ी थी सेक्शन नंबर 27 में कि एक फाइंडर गुड्स को बेच सकता है। सर एग्जाम में आएगा तो कौन सा सेक्शन कोट करेंगे? एग्जाम में आएगा तो कौन सा सेक्शन कोट करेंगे? सुनिए, आपने अगर किसी भी क्वेश्चन को देखो जो आईसीआई पूछता है तो वो लास्ट लाइन में एक्ट को मेंशन कर देता है कि कौन से एक्ट से आया है। अगर उसने सोगा मेंशन कर दिया तो आप इसको तो यूज ही नहीं कर सकते, आपको सिर्फ 27 ही लिखना है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट मेंशन कर दिया तो आप सोगा को यूज मत करना, आप 71 और 169 लिख देना। सर 71 और 169 में कुछ अलग है? नहीं सर, एक ही चीज है। अब सुनो कहानी क्या है वो मैं बताता हूं। ठीक है, कहानी क्या है? ठीक है, 168 और 169 दोनों है, 169 में मेन प्रोविजन है। ठीक है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मतलब ऐसा आदमी जिसको किसी का खोया हुआ सामान मिला है। जब किसी आदमी को किसी का खोया हुआ सामान मिला है, 2:30 बजे तक सब कंप्लीट। जब किसी आदमी को किसी का खोया हुआ सामान मिला है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस सामान का टेक केयर करे, उस सामान को प्रोटेक्ट करे, और जब वो दूसरा आदमी मिले तो उसको वो सामान रिटर्न कर दे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसको ट्रू ओनर को खोजने की कोशिश करनी चाहिए और जब ट्रू ओनर मिले तो उसको ये सामान रिटर्न कर देना चाहिए। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ट्रू ओनर मिला, मेरे को ट्रू ओनर को खोजने में 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। मैंने टीवी में एडवर्टीजमेंट दिया, मीडिया में एडवर्टीजमेंट दिया, मैंने 10 जगह सोशल मीडिया पोस्ट किए, रील बनाई कि ये कुत्ता जिसका खो गया है ले जाओ। मेरा टोटल 1 लाख रुपए खर्चा हुआ। जब ये आदमी मेरे को मिला तो मैंने इसको बोला ला मेरा 1 लाख रुपया ला, ठीक है, और अपना कुत्ता ले ले। ये मेरे को 1 लाख रुपया देने से मना कर रहा है। ठीक है, क्या मैं इसको कुत्ता देने से मना कर सकता हूं? यस सर, मना कर सकता हूं। एक्सपेंसेस रिकवर करने का मेरे पास हक है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, जब मैंने इसको कुत्ता खोज के दिया, इसने बोला वाह तुमने मेरे को डॉग दे दिया, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा 30,000 रुपया कल। रिवॉर्ड किसने प्रॉमिस किया? इसने किया। अगर वो प्रॉमिस किया रिवॉर्ड और फिर देने से मना कर दे, मैं गुड्स देने से डिनाई कर दूंगा, मैं बोल दूंगा मैं नहीं दूंगा। मतलब मैं रिवॉर्ड मांग नहीं सकता, लेकिन अगर उसने ऑफर किया तो उसको देना पड़ेगा। तीसरा, अगर ओनर मिला ही नहीं, अगर ओनर मिला नहीं और गुड्स पेरिशेबल है और मैंने ऑलरेडी गुड्स की जितनी मार्केट वैल्यू है उसका 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा ऑलरेडी एक्सपेंस की तरह खर्चा कर दिया है, तो भाई एक सभ्य बुद्धि का आदमी अपना तो एक्सपेंस रिकवर करेगा ना। क्योंकि क्या पता अगर गुड्स पूरी तरह से पेरिश हो जाए मतलब खत्म हो जाए, तो और ओनर भी नहीं मिला तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। अब कुत्ता है, मैं रख सकता नहीं घर पे, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू 12,000 का कुत्ता है, वो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर 8,000 रुपया खर्चा कर चुका हूं उसके मालिक को खोजने के लिए। अब ये 1-1.5 साल में मर जाएगा, अगर मालिक मिला नहीं मेरा तो पूरा पैसा डूब जाएगा, ना एक्सपेंस मिलेंगे, उल्टा मेरा नुकसान अलग, तो मैं उसको मार्केट में बेच सकता हूं। बस इतनी बातें आपको फाइंडर के बारे में याद रखनी है। ये प्लेज में भी है अभी आगे जाके, ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हर जगह है। अच्छा, ये ओमयार रैनर जी का तो पता नहीं, ये लगता है ये खुद इंसॉल्वेंट है, ये लौंडा तब से इंसॉल्वेंट कर रहा है। अरे गधे,
फाइंडर ने जिस भी आदमी को सामान बेचा है सामने वाले को वैलिड टाइटल मिलेगा एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फाइंडर क्या सी है कि वो ऐसे आदमी को बेचेगा जो इंसॉल्वेंट है? वो अपना पैसा निकलवाने के लिए करेगा कि पैसा फंसाने के लिए करेगा? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। अलग ही आदमी है भाई। फाइंडर क्यूट है क्या कि ऐसा घटिया डिसीजन लेगा? आओ सर लियन पर आते हैं। राइट ऑफ लियन, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। लियन का मतलब होता है रिटेन पोजेशन, ठीक है। लियन किस केस में हो रहा है कि एक आदमी ने आपका लाइबिलिटी पेमेंट नहीं किया है, मतलब उसको जो पैसा आपको देना था बेलर ने बेली को पेमेंट नहीं की है। बेलर ने बेली को पेमेंट नहीं की है, इसीलिए लियन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए लियन हो रहा है क्योंकि बेलर ने बेली को पेमेंट नहीं की है। तो बेलर क्या कर रहा है, बेली क्या कर रहा है, गुस्से में है, ठीक है, और उसने बेलर का सामान अपने पास रख लिया। लियन का मतलब होता है रिटेन पोजेशन। अब बेटा लियन दो तरीके का होता है, एक होता है जनरल लियन, एक होता है पर्टिकुलर लियन। डिफरेंस समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। जनरल लियन के केस में, ठीक है, आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो, ठीक है, गुड्स को रिटेन कर सकते हो, किसी भी गुड्स को इन जनरल रिटेन कर सकते हो, भले ही उसके लिए उधारी आपने दी हो या उधारी उसके लिए ना ली हो, आप रिटेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर लियन में जिस पर्टिकुलर चीज को आपने गिरवी रख के पैसे दिए हैं, सिर्फ उसी के लिए आप सामने वाले की प्रॉपर्टी लियन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है महेश, उससे मैंने पहले 20,000 रुपया लोन लिया विदाउट एनी सिक्योरिटी, फिर मैंने उससे 1,00,000 रुपया लोन लिया विद सिक्योरिटी ऑफ माय कार, ठीक है। आज मैं उसको 1,00,000 रुपया पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन वो फिर भी मेरे को गाड़ी वापस नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि भाई तू वो 20,000 भी पेमेंट कर तब मैं गाड़ी दूंगा, ठीक है। जब आप उस पर्टिकुलर डेट के अलावा दूसरी चीज के लिए सामने वाले की प्रॉपर्टी रोक लेते हो तो उसको बोलते हैं, ठीक है, जनरल लियन। लेकिन जनरल लियन ऑटोमेटिक नहीं होता, अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, ठीक है, अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। बट जो पर्टिकुलर लियन है इट इज ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर मैंने आपको अपनी गाड़ी दी सिक्योरिटी की तरह और मैंने आपको पैसे नहीं दिए, तो ये कॉमन सेंस है कि आप मेरे को गाड़ी वापस नहीं करोगे। दैट इज पर्टिकुलर लियन। उसके लिए कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की जरूरत नहीं है। जनरल लियन में क्योंकि अनसिक्योर्ड है एक डेट और आप उसके लिए मेरा सिक्योर्ड वाला एसेट रोक रहे हो, तो देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है सर? ब्रेक दूंगा ये कंप्लीट होने के बाद। आई विल गिव क्वेश्चंस टू गिव एज वेल। आपको जनरल और पर्टिकुलर लियन का डिफरेंस क्लियर हुआ? आपको जनरल, मैंने और भी कहीं बढ़िया से एक चीज लिखी थी, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन का डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, आपको जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन का डिफरेंस क्लियर हुआ? मैंने इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सा शॉर्ट भी बनाया था, मेरे को वो मिल नहीं रहा। मैंने उसी दिन लिखा था, ये कहाँ चला गया पता नहीं कहाँ चला गया। आधी चीजें मैं लिखता हूँ गायब हो जाती हैं, ठीक है। सो इज इट क्लियर सर? जनरल लियन इट इज जनरल, गुप्ता जी के ज्ञान में बनाया था। जनरल लियन इज नॉट ऑटोमेटिक, पर्टिकुलर लियन इज ऑटोमेटिक। जनरल लियन हैज टू बी गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर लियन नीड नॉट बी गिवन इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। जनरल लियन में आदमी ने उस पर्टिकुलर गुड्स पर हो सकता है कोई स्किल लगाया हो सकता है ना लगाया हो, लेकिन पर्टिकुलर में हमेशा स्किल यूज होगा, ठीक है, हमेशा में स्किल यूज होगा, ठीक है, ऑलवेज। इज इट क्लियर सर? मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं और क्रिस्प करने के लिए मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। ये ना मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी ये चीज बनाई थी, मैं आपको बस उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूं, तो आप इसको ना और क्रिस्प तरीके से देखो। अभी भी उसका अकाउंट्स का ही है बेटा, कुलदीप अरुण शर्मा
क्या पता अकाउंट्स की जगह लंका लग जाए तो ठीक है, अकाउंट्स की जगह लंका लग जाए तो है। आओ सर, खाली अकाउंट्स अकाउंट्स ही दिमाग में घूम रहा है। ये देखिए सर, ये देखो एक और मैंने बनाया था। जनरल लियन में देर इज नो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पर्टिकुलर लियन में देर इज अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर चीज के लिए। जनरल लियन में देर इज नो डायरेक्ट एक्शन, मतलब कोई डायरेक्ट एक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पर्टिकुलर लियन में हमने गुड्स के ऊपर कुछ किया है। जनरल लियन किसी भी तरह के गुड्स पर लग सकता है, लेकिन पर्टिकुलर लियन सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स पर ही लगेगा। इज इट क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। न्यू यूनिट्स कम से कम 18 नंबर के आएंगे। अभी क्लियर सर पर्टिकुलर और जनरल लियन? ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब आते हैं प्लेज पे, जल्दी से प्लेज को खत्म कर लेते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्लेज का मतलब क्या है सर? प्लेज भी बेलमेंट ही है, ठीक है, प्लेज भी बेलमेंट ही है। अरे हाँ, तो इट इज नॉट ऑटोमेटिक ही तो बोला है। अबे नॉट ऑटोमेटिक का मतलब है, जनरल लियन इज नॉट ऑटोमेटिक, मतलब आपके अग्रीमेंट में ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि आप उसको लेके जाओगे, ये बोल रहा हूं मैं। अच्छा एक एग्जांपल दे दूं, सुनो, लो लो लो, एक एग्जांपल दे देता हूं। ए है, बी है, अनिल, विनोद। लो एक एग्जांपल से कर लो, एक एग्जांपल से कर लो, ठीक है। विनोद ने अनिल को लोन 1 दिया 20,000, लोन 2 दिया 30,000, लोन 3 दिया 40,000, ठीक है। लोन 1 है अनसिक्योर्ड, ठीक है। लोन 2 के अगेंस्ट में इसने गाड़ी दी है, ठीक है, इसने गाड़ी दी है, और लोन 3 भी अनसिक्योर्ड है। लोन 2 के अग्रीमेंट में लिखा है, ठीक है, कि लियन हो सकता है अंडर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो, ठीक है। पहले ही बता दिया है कि जनरल लियन क्या नौकर। अब क्या गाड़ी पर मैंने कोई स्किल आजमाया है? नहीं सर, ठीक है, मैंने सिर्फ अपने गैरेज में रखा है और उसके बदले में लोन दिया। इसने इसको पे कर दिया, ठीक है, फिर इसने इसको पे किया और मेरे से बोला कार रिटर्न कर दो, कार रिटर्न करो, ठीक है, कार रिटर्न करो। मैंने बोला नो, भाड़ में जाओ, मैं बोला नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं लियन लगा सकता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर लियन इंपोज करूंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर लियन इंपोज करूंगा और ये लियन हो जाएगा जनरल लियन, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये पावर थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं लियन कर सकता हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरल लियन। अब मैं पर्टिकुलर लियन बना के बताऊं, पर्टिकुलर लियन बना के बताऊं, देखो प्लेज हो रहा है, ठीक है, मुथूट फिनेंस है, मैं गया गोल्ड लेके, ठीक है, मैं गया गोल्ड लेके, ये मुथूट फिनेंस का मैनेजर है, उसने मेरा गोल्ड लिया, उसके बदले में उसने मेरे को 8 लाख रुपए दिए, उसने बोला 2 महीने में पैसा लेके आ जाना। मैं 2 महीने बाद उसको फोन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भैया पैसे तो नहीं हुए, सोना वापस दे दो। बोला फोन रख वरना फोन में घुस के मारूंगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो इस चीज पर लियन लगा देगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो ना लिखा हो, घंटा नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैंने इस डेट के अगेंस्ट में लोन लिया। बोलो हो गया? अगर अग्रीमेंट में है कि आप किसी दूसरे लोन के लिए लियन नहीं लगा सकते, बेटा अगर अग्रीमेंट में लिख दिया लियन नहीं लगा सकते तो जनरल लियन लगेगा ही नहीं ना, तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक का डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, ओके डन है सर। कुछ एक्ट्स नोटिस देके टर्मिनेट होते हैं, तो वो नोटिस देने का मतलब क्या है? अरे नोटिस का देने का मतलब है इन्फॉर्म करना। सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि तुम उसके साथ रिश्ता तोड़ रहे हो? बेटा कार्तिक शर्मा, आज हम तुम्हारी शादी करा दें,
कल को तुम बीवी को धोखा देके दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो तो बीवी को बताओगे ना कि मैं क्यों तुमको छोड़ के गया या मेरा अब तुमसे रिश्ता खत्म है, तो नोटिस देना पड़ेगा ना। चलो ये लड़के को ब्लॉक कर दो पहले, ये हैक्स को ज्यादा मस्ती चढ़ रही है, कुछ ना कुछ कूड़ा आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ कूड़ा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। आइए, थर्ड लोन ड्यू डेट अभी आया नहीं है, तो बेटा जब ड्यू डेट नहीं आया तब तो फिर लॉजिक नहीं बनता ना बेलमेंट करने का, मतलब उसको लियन करने का। आओ सर, अब आते हैं प्लेज। सर प्लेज को जल्दी खत्म करते हैं, कुछ नहीं है इसमें, 20 मिनट का भी टॉपिक नहीं है ये। प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट है। फर्क क्या होता है, प्लेज में दो पार्टी होती हैं, एक होता है पॉनर और एक होता है पॉनी। नर है देने, पॉनर है देने वाला, यार ये तुम लोग गलत मत समझ लेना, नी है लेने वाला, ठीक है। पॉनर है देने वाला, नी है लेने वाला, ठीक है। मतलब पॉनर वो आदमी है जो अपने गुड्स दे रहा है और पॉनी वो है जो उसके बदले पैसा दे रहा है। कुछ गलत मत समझ लेना भाई तुम, ठीक है। तो प्लेज में बेसिकली क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। प्लेज में आप अपना सामान गिरवी रख रहे हो और उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, मतलब यहां पर सामने वाला आपको पैसा दे रहा है। और बेलमेंट में उल्टा होता है, बेलमेंट में तुम सामने वाले को पैसा दे रहे हो। और प्लेज हमेशा कंसिडरेशन के लिए होगा, वो कभी भी फ्री में नहीं होगा, लेकिन बेलमेंट फ्री भी हो सकती है, ठीक है। और दो पार्टी होती है, पॉनर पॉनी, उसको प्लेजर और प्लेजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ना प्लेज का एक एलिमेंट्स का एक्रोनिम बनाया था, जीडीपी इन इकोनॉमी मेजर्स परफॉर्मेंस। क्या बनाया था, जीडीपी इन इकोनॉमी मेजर्स परफॉर्मेंस। जीडीपी इन इकोनॉमी मेजर्स परफॉर्मेंस, की जो जीडीपी होता है इकोनॉमी में वो परफॉर्मेंस को मेजर करता है, ये बनाया था मैंने। तो जी का मतलब क्या है कि बेलमेंट में, मतलब प्लेज में गुड्स होना जरूरी है, गुड्स शुड बी द सब्जेक्ट मैटर। अगर गुड्स ही नहीं है तो गिरवी क्या रखोगे अपने आप को। दूसरा, गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, आप जाके डिलीवर करोगे तभी ना गिरवी होगा। तीसरा, पेमेंट होनी चाहिए, सामने वाला आपको कुछ दे। और तीसरा, चौथा ये सबसे बढ़िया है, प्लेज ना एग्जिस्टिंग गुड्स का होना चाहिए। इसका मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मैं आदि सर के पास गया, मैंने आदि सर को बोला, मैंने बोला सर, मैं बोला हाँ बोलिए, मैं बोला सर एक काम करो ना, आप मेरे को 20 करोड़ रुपया दे दो। उन्होंने बोला अच्छा सर, मैं इतना पैसा तो आपको नहीं दे सकता विदाउट सिक्योरिटी। मैं बोला सर सिक्योरिटी है ना। बोला क्या सिक्योरिटी है। मैंने बोला देखो सर, आप मेरे को 20 करोड़ रुपया दो, उससे मैं एक बिजनेस करूंगा, आने वाले 5-7 साल में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, फिर ना मैं एक प्लेन खरीदूंगा सर, ठीक है, और उस प्लेन को मैं आपको सिक्योरिटी दे दूंगा 20 करोड़ के लिए, आज से 5 साल बाद। आदि सर पता है क्या बोलेंगे, लेकिन गुप्ता जी देखिए, आपकी मैं इज्जत करता हूं इसलिए चुप हूं, वरना तो मैंने गाली दे देनी थी, चुपचाप निकल जाइए यहां से पहली फुर्सत में। आपकी मैं इज्जत करता हूं, वरना तो मैंने अभी गाली दे देनी थी। सिर्फ आपकी लाज रख के मैंने गाली नहीं दी है कि आप टीम के लीडर कैप्टन हो बोल के मैंने गाली नहीं दी, मैंने अभी मार के भगा देना था आपको यहां से, मैंने अपनी गाड़ी आपके ऊपर चढ़ा देनी थी। निकल जाइए यहां से चुपचाप। तो प्लेज सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स ही हो सकता है। आदि सर बोलेंगे है हौले, कैसे कैसे आदमी हो, मैं अभी भी तुम्हारा टीचर हूं बेशरम, इज्जत करो मेरी, पिटोगे। आओ सर। अच्छा, पॉनी का राइट क्या है, मजा आएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। पॉनी का राइट क्या है, पॉनी मतलब लेने वाला, लेने वाला जब भी लेता लेता छप्पड़ फाड़ के, तो लेने वाला। तो पॉनी का राइट क्या है सर, पॉनी का राइट है गुड्स को रिटेन करना, राइट टू रिटेन द गुड्स। पॉनी हैज द राइट कि गुड्स को अपने पास रिटेन करके रखे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सामने वाले ने पैसा नहीं दिया अभी तक, ठीक है। राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट डेट, अभी पीछे पढ़ के आए हो ना, जनरल लियन, अगर एक चीज के लिए उधारी ली है, ठीक है, वो पेमेंट कर दी बट दूसरी वाली उधारी पेमेंट नहीं की, तो आप पहले वाले के लिए गुड्स को रिटेन कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ तो जनरल लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, अब देखो सर, तुम्हारा सामान था, तुम्हारे सामान को प्रोटेक्टेड रखने के लिए मैंने लॉकर में रख दिया बैंक के, तो लॉकर चार्जेस मेरे को देने पड़े तुम्हारे गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए,
तो वो भी मैं पॉनर से रिकवर करूंगा। ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ पॉनर, अगर ड्यू डेट पर पॉनर पैसा देने से डिफॉल्ट कर दे, मतलब लोन का पैसा रिटर्न करने से डिफॉल्ट कर दे, तो पॉनी उसका सामान मार्केट में जाके बेच सकता है। ठीक है, 10 लाख की उधारी थी, मैंने सामान बेचा, 12 लाख आ गया, मैं 2 लाख रुपए रिटर्न कर दूंगा, मैं 2 लाख रुपए रिटर्न कर दूंगा, वापस दे दूंगा। 10 लाख की उधारी थी, मैंने सामान बेच दिया, 8 लाख रुपए ही आया, ये आदमी मेरे को 2 लाख रुपया और देगा। मतलब अगर एनी एक्सेस है तो पॉनर विल टेक इट बैक, एंड इफ देयर इज एनी डेफिसिट पॉनर विल हैव टू रीपे। ठीक है, डेफिसिट वापस देना पड़ेगा। पॉनर का राइट क्या है? टू रिडीम द गुड्स। एक बार आपने डेट का पेमेंट कर दिया तो आप पैसा वापस मांग सकते हो, पूरा पैसा वापस रिफंड ले सकते हो। अब ड्यूटीज ऑफ पॉनी क्या होगी? बड़ा सिंपल सी ड्यूटी है, गुड्स का प्रॉपर टेक केयर करना, अनऑथराइज यूज मत करना, रिटर्न द गुड्स ऑन पेमेंट, रिटर्न अक्रीशन ऑफ गुड्स, नॉट टू मिक्स। आपको ऐसा फील हुआ दिस इज सेम एज ड्यूटीज ऑफ बेली? अबे वो तो होगा ही, क्योंकि प्लेज की पहली लाइन में ही बोला था, देख, कि प्लेज इज अ बेलमेंट। तो इसका चीट कोड समझो, आप इसका चीट कोड समझो, ड्यूटीज ऑफ बेली कर लो, वही ड्यूटीज ऑफ पॉनी में भी पेल देना, बस लैंग्वेज खाली वर्ड को चेंज कर देना। सुनो सर, ध्यान से सुनो, ड्यूटीज ऑफ बेलर कर लो और वही ड्यूटीज पॉनी में भी पेल देना, कोई टेंशन नहीं है, खाली नाम चेंज कर देना, खाली नाम चेंज कर देना। ठीक है, वही सेम चीज पढ़ना और उठा के यहां पर पेल देना, क्योंकि दोनों एट द एंड ऑफ द डे बेली ही हैं। ठीक है, दोनों पॉनी ही हैं, पॉनी और बेली सेम ही इंसान हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर अलग है। देख लो, पांचों के पांचों वही राइट हैं, वही ड्यूटी हैं जो वहां थी। एक बार पढ़ो, यहां उठा के पेल दो, सीएमए उतार दो। क्या था एक्रोनिम इसका? सीएमए नीचे उतर, सीएमए नीचे उतर, उधर नीचे, सीएमए नीचे आ। ठीक है, उठा के वापस पेल दो, सेम चीज है, सीएमए नीचे उतर। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ द पॉनर, ये होता है स्मार्टनेस। देखो, एक होता है गधा मजदूरी, अब गधा मजदूरी की तरह यहां भी याद कर रहे हैं, वहां भी याद कर रहे हैं। अरे जब पॉइंट एक ही दिया हुआ है, इधर उठाओ उधर डाल दो, खत्म करो कहानी। यूज योर स्मार्टनेस, यूज योर ब्रेन, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, पॉनर का ड्यूटी क्या होगा? आंख बंद करके सोचो, पॉनर का ड्यूटी क्या होगा? पूरा का पूरा पैसा चुकाओ इंटरेस्ट के साथ। अगर तुम्हारी वजह से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगे हैं तो वो भी चुकाओ, मतलब वही प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, अगर उसने तुम्हारा एसेट बेच दिया क्योंकि तुमने ड्यू डेट पर पैसा नहीं दिया, जो 2 लाख वाला बताया, तो डेफिसिट को पेमेंट करो। अगर तुमने चोरी का सामान प्लेज कर दिया था और सामने वाले ने तुमको पकड़ लिया और तुमको जेल करवा दी, ठीक है, जेल करवा दी तुमने, और उस बेचारे को पुलिस वाले ने इतना मारा कि उसको 20,000 रुपए का खर्चा हो गया, उसका लेग फ्रैक्चर हो गया, तो डिफेक्ट टाइटल की वजह से उसको जो नुकसान हुआ वो भी तुम दोगे। ठीक है, और इफ द गुड्स बेल्ड बाय द पॉनर आर डिफेक्टिव, तो जो डिफेक्ट की वजह से नुकसान हुआ वो भी दोगे। आपको ऐसा फील हुआ कि अगर सिर्फ आप पहले वाले को एक्सक्यूज कर दो तो ड्यूटीज ऑफ पॉनर आर सेम एज ड्यूटी ऑफ बेलर? देख लो, सेम है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। ड्यूटी ऑफ पॉनर इज सेम एज ड्यूटी ऑफ बेलर, एब्सोल्युटली सेम है, विदाउट एनी चेंज। खाली पहला वाले को छोड़ दो, खाली पहला वाले को छोड़ दो, एकदम सेम टू सेम है, खाली पहला वाले को छोड़ दो। खाली वो डेट और इंटरेस्ट वाले को छोड़ के बाकी जो एज इट इज ड्यूटी ऑफ बेलर है वही ड्यूटी ऑफ पॉनर है, एकदम सेम। बोलो, खाली ए वाले को और अगर आप सी वाले को छोड़ दो, ए और सी को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे सेम है। नोट्स मैं अभी आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है, टेंशन नहीं है। अच्छा, लास्ट पॉइंट बेलमेंट का, सॉरी प्लेज का, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। अब मेरी बात सुनना सर, दिस टॉपिक इज वेरी मच सेम टू सेक्शन 27
ऑफ सोगा विच इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। क्यों मैं बोल रहा हूं, मेरी एक बात सुनो सर, एक बात सुनो, क्यों सेम है वो भी समझना जरूरी है, तभी आप आंसर कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स क्या बोलता है कि अगर मैं किसी चीज का ओनर नहीं हूं, फिर भी अगर मैंने वो सामान किसी और को बेच दिया, सामने वाले ने अगर गुड फेथ में लिया, तो उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। वही सेम चीज यहां भी लिखी है, खाली चेंज क्या हो गया है वो मैं आपको बताता हूं। खाली चेंज क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। खाली बदला क्या है वो बताता हूं मैं आपको। सुन रहे हो? मैंने कोई सामान किसी से लिया, ठीक है, और मैंने उठा के वो सामान क्या किया, दूसरे को प्लेज कर दिया, तो प्लेज वाला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है, प्लेज वाला चैप्टर आ जाएगा। और अगर मैंने उसको सेल कर दिया तो सोगा वाला चैप्टर आ जाएगा। इनफैक्ट बच्चों पॉइंट्स भी सेम है, पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है, पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है। इनफैक्ट पॉइंट्स भी सेम है प्लेज बाय नॉन ओनर्स के। सही में सर? आओ सर मैं बताता हूं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अबे ये क्या हो गया, आओ मैं आपको बताता हूं। पहला वाला पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग से लिखा रहा हूं, ठीक है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, अब वहां पर सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट था, यहां प्लेज है बाय मर्केंटाइल एजेंट। अगर वो आदमी के पास गुड्स का पोजेशन है, मर्केंटाइल एजेंट के पास, वो उस चीज का डीलर है, उस तरह के गुड्स का डीलर है, और उसने नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में ये गुड्स को प्लेज किया है, और जो लेने वाला है, जो पॉनी है, उसने इसको गुड फेथ में एक्सेप्ट किया है, तो जो पॉनी है उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा। मतलब वैलिड टाइटल मतलब उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसके पास ये प्लेज वैलिड रहेगी, ये प्लेज इनवैलिड नहीं होगी। क्लियर है? 7 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पेजेस पर लिखने? लगभग 1.5 पेज, ठीक है। ऐसा ही दूसरा पॉइंट क्या है, प्लेज बाय अ पर्सन इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझो, एक आदमी ने दूसरे आदमी को गन पॉइंट में रख के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ क्योंकि उसमें फ्री कंसेंट नहीं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था, मतलब उस दूसरे आदमी ने कोर्ट में जाके कंप्लेन नहीं की थी, उसी समय इस आदमी ने जिसने जबरदस्ती की थी, उसने गुड फेथ में इस सामान को प्लेज कर दिया पॉनी के पास, तो क्या पॉनी को वैलिड टाइटल मिलेगा? हाँ सर, पॉनी को वैलिड टाइटल मिलेगा। यही आपने पढ़ा था उस दिन, याद है? अरे फर्स्ट का एग्जाम्पल, ये एक ऑक्शनियर है, ठीक है, ये एक ऑक्शनियर है, इसने एक स्टैचू, ठीक है, अपने मालिक के घर से उठा लिया। अब एक स्टैचू उसके पास है मोनालिसा का, ठीक है, ये नॉर्मली भी ऑक्शनियर ही है, तो इसने उस स्टैचू को एक आदमी के पास गिरवी रख दिया और उसके बदले पैसा ले लिया। ये एक मर्केंटाइल एजेंट है जो स्टैचू बेचता है, तो देयर वाज नथिंग टू डाउट, पॉनी ने उसके बदले इसको पैसा दे दिया, तो इट विल बी अ वैलिड टाइटल, ठीक है। पेपर पैटर्न ऑलरेडी आप वीडियोस के कॉलम में जाके चेक कर लीजिए, ये आईसीआई ने जो पेपर पैटर्न चेंज किया है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आईसीआई हैज चेंज द पेपर पैटर्न, लॉ का पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है कंपैरेटिवली लास्ट टाइम में। ये देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया, आईसीआई चेंज द पेपर पैटर्न, ठीक है। तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना ये लेक्चर के बाद, पहले रिवीजन खत्म कर लो, अभी जब ब्रेक दूंगा 5-10 मिनट का तब देख लेना। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट, प्लेज बाय को ओनर। अब ये समझना, मैं और मेरा भाई एक प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर हैं,
मैं और मेरा भाई एक प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर है, ठीक है। मैंने उस पूरी प्रॉपर्टी को एक आदमी के पास प्लेज कर दिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे ही पोजेशन में थी। सामने वाले ने देखा पेपर में मेरा नाम है एज अ ओनर, उसने प्लेज के लिए मेरे को पैसे दे दिए। क्या ये वैलिड होगा? द आंसर इज यस, इट इज वैलिड। तो अगर जॉइंट ओनर में से किसी एक ओनर के भी ने प्रॉपर्टी जिसके पोजेशन में है, उसने अगर प्लेज किया है तो वो प्लेज वैलिड होता है। कहां लाएंगे भाई? एकदम परफेक्ट तो चल रहा है। तुम लोग जबरदस्ती बोलता है, एकदम फास्ट करवा दे रहे बेटा, एकदम फास्ट करवा दे रही है। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए हल्का सा स्लो किया। खत्म हो गया भाई, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने तुमको बोला ना 2:30 बजे तक सब खत्म, 2:30 बजे तक सब खत्म, ठीक है। जब बोल दिया सो बोल दिया। वादा इज वादा। प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन। बेटा कॉन्ट्रैक्ट में ना फास्ट कराने में मजा नहीं आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा वेटेज का चैप्टर होता है ये, तो इसको ढंग से कराना होता है। प्लेज बाय अ सेलर और बायर इन पोजेशन, इसका मतलब क्या है? सर अगर सेलर के पास गुड्स का पोजेशन है, इसका मतलब क्या है? डिलीवरी बाकी है। अबे मेरा दोस्त है या नहीं तू जान के क्या करेगा, पहले वो बता। डिलीवरी बाकी है, ठीक है। अगर बायर के पास पोजेशन है, वो याद है, सेल और रिटर्न बेसिस, बायर के पास पोजेशन है, तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर बाकी है, ठीक है। अगर इन दोनों ही केसेस में इन लोगों ने इस सामान को प्लेज कर दिया, अगर सामने वाले ने, ठीक है, सामने वाले ने गुड फेथ में एक्सेप्ट किया, गुड फेथ में, तो वैलिड टाइटल मिलेगा, तो वैलिड टाइटल मिलेगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बच्चा बोल रहा है अगर बेली ने प्लेज कर दिया, तो सुनो, अगर बेली ने सामान को प्लेज कर दिया, ठीक है, बेली ने सामान को प्लेज कर दिया और वो इनमें से किसी एक में फॉल कर गया, मान लो वो बेली मर्केंटाइल एजेंट है, या वो बेली ने अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लिया, या वो को ओनर है, को ओनर तो नहीं होगा हालांकि, या वो इस केस में आ गया, तो प्लेज वैलिड होगी, ठीक है। वो प्लेज वैलिड होगी, सामने वाला जरूर से केस कर सकता है बेली के ऊपर, लेकिन इस प्लेजी का राइट वैलिड होगा, ये मतलब इसको इसका पैसा वापस मिलेगा जो इसने उधारी पर दिया है। फोर्थ पॉइंट अगेन सुनो, तो फोर्थ पॉइंट ना एक्चुअली दो पॉइंट को कंबाइन करके बना हुआ है। क्या है ये पॉइंट, मैं बताता हूं। गुड्स गुड्स का सेल हो चुका है लेकिन डिलीवरी अभी बाकी है, और सेलर ने क्या किया, वो सामान किसी और को प्लेज कर दिया। अगर लेने वाले ने गुड फेथ में लिया तो प्लेज वैलिड होगा। बायर इन पोजेशन, ये क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर होना अभी बाकी है, अभी बाकी है, टाइम इज लेफ्ट, ओनरशिप ट्रांसफर होना बाकी है, और उसने क्या किया, इसको प्लेज दूसरे आदमी को कर दिया, क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल हुआ था, अभी तक उसने अप्रूवल नहीं दिया, तो उसने दूसरे को प्लेज कर दिया। सामने वाले ने गुड फेथ में लिया तो प्लेज वैलिड है। ये दो अलग पॉइंट है बट इन्होंने एक साथ जोड़ दिया। सब गुड फेथ में लेते नहीं है क्या? सब गुड फेथ में ही लेते हैं। जब गुड फेथ में रहेगा मतलब विदाउट नॉलेज ऑफ एनी डिफेक्ट रहेगा, तभी वैलिड होगा, ठीक है। प्लेट्स के बहुत चांसेस हैं आने के। अच्छा सर, अब हम लोग ने एक बड़ा यूनिट खत्म कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा छोटा सा यूनिट है, मैं आपको 8 मिनट्स का सांस लेने का ब्रेक दे रहा हूं। वी विल रिज्यूम एट 1 PM, ठीक है। और 1 PM रिज्यूम करके इंडेमनिटी और गारंटी करेंगे। मैंने आपको बोला ना 2 बजे तक मैं सब 2:20 तक सब खत्म कर दूंगा, 2:20 तक सब खत्म कर दूंगा। 8 मिनट का छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको, ले लीजिए और उसके बाद फिर शुरू करते हैं, ठीक है कुलदीप भैया। लिमिटेड इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। उसका एक रीजन है। 1 मिनट, 5 मिनट ले लो। अच्छा चलो 5 मिनट ले लो, 5 मिनट्स, 8 मिनट्स बहुत ज्यादा है, 5 मिनट्स लो। हाँ हाँ सब मेरा दोस्त है, चलो अब चुपचाप काम करो। सब मेरा दोस्त है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरा दोस्त है। लिमिटेड इंटरेस्ट वाला आएगा गुरु, वो लिमिटेड इंटरेस्ट वाला मैंने उसके लिए बचा के रखा है, जब अभी मैं वो करूंगा ना इसके बाद इंडेमनिटी, उसके साथ समझाऊंगा, इसीलिए रुका। हाँ मेरे को पता है एजेंसी भी है, ठीक है। 5 मिनट का देते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स का ब्रेक है, 5 मिनट्स में वापस मैं टाइमर लगा लेता हूं। सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स, चलो 5 मिनट्स, दैट इज इट।
विदाउट कंसेंट को ओनर का हुआ, अरे भाई को ओनर के कंसेंट से करोगे तो फिर ठीक ही है। अगर को ओनर के कंसेंट के बिना किया तभी तो ये वाला पॉइंट आ रहा है कि प्लेज वैलिड होगा, फिर ओनर तुम्हारे ऊपर केस करेगा, वो तुम लोग आपस में सेटल करोगे, लेकिन प्लेज वाले को प्लेज का पैसा मिल जाएगा।